हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नमस्कार। आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं धरती पुत्र फाउंडेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, हमारा हमारी टीम का, हमारे डायरेक्टर सर जीएन सर का जो उद्देश्य है, जो हम कहें कि जो इनका एम है, वो एम ये है कि शिक्षित बनो और सबल बनो। शिक्षित बनो, सबल बनो की इस मुहिम में आप सभी साथी हमारे साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार करने का प्रयास जरूर करिए। तो उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हमारी टीम पूरी तन्मयता के साथ अब अ, अब क्या काम कर ही रही है, और अब आने वाले समय में और बेहतरीन काम करते हुए आपके साथ मिलेगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी। सर का उद्देश्य है कि जो भी हमारे विद्यार्थी, जो हम भी हमारे गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो भी विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा लाने का कार्यक्रम सर का है। तो मेरे साथी, आप सभी लोग जरूर जुड़िए हमारे साथ और हमें एक हौसला दीजिए कि हम और बेहतरीन से बेहतरीन काम आपके साथ कर पाएं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में आपसे बातचीत किए थे जैव प्रक्रम पर। किस पर बात हुई थी मेरे भाई? हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपसे बात किया था बच्चे जैव प्रक्रम पर। जैव प्रक्रम क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? जैव प्रक्रम क्या होता है? अब जब आप जैव प्रक्रम की बात करते हो, हम बात करते हैं बच्चों किसकी? हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, है ना। किसकी बात करेंगे हम लोग? हम लोग बात कर रहे होते हैं लाइफ प्रोसेस की। ये जो लाइफ प्रोसेस है भैया, यह लाइफ प्रोसेस क्या होता है? इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ढेर सारी बातें की थी, और आज हम इसी क्लास को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अब इस क्लास में हमने कई ढेर सारी बातें कर ली थी आपके साथ में, और इसमें आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं बच्चों, वह शुरुआत किसकी करेंगे? इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझना। बहुत अच्छे से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भोजन है, भोजन के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं भाई। क्या हम बात करते हैं भोजन के मुख्य तत्व? जो भोजन हम लोग करते हैं, भोजन के मुख्य तत्व क्या होते हैं? जैसे हम लोग क्या खाते हैं? सामान्यतः हम लोग दाल खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग सब्जी खाते हैं। इन्हीं सब सारी चीजों को ही तो हम लोग खाने के तौर पर खाद्य पदार्थ के रूपों में ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर रहे होते हैं, या भोज्य पदार्थ के रूप में किन किन चीजों को हम ग्रहण करते हैं, किन किन चीजों को हम एब्जॉर्ब करते हैं। खाना अगर हम खाएं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो उसमें हमें मिलता क्या है? सबसे पहला जो चीज मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, इसे आप सभी लोग जानते हो कार्बोहाइड्रेट के नाम से। किस नाम से जानोगे मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट के नाम से आप सभी लोग इसको जानते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं और भी समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये जो कार्बोहाइड्रेट है मेरे भाई, ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट की हम प्राप्ति कहाँ से करते हैं? इसके स्रोत क्या होते हैं? जैसे आलू, चावल, मक्का इत्यादि से हम इनकी प्राप्ति करेंगे। कहाँ से करेंगे बेटे? हम बात करते हैं आलू से, हम बात करेंगे चावल से। किसकी बात होगी? आलू से बात आलू में हमें यह प्राप्त होगा, आलू में हमें प्राप्त होता है, हमें चावल से प्राप्त होता है, हमें और साबूदाने से प्राप्त होता है, हमें मक्के से प्राप्त होता है। यानी कि इन सब खाद्य पदार्थों को मक्के से, साबूदाना से, ये जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं ना मेरे भाई, इन खाद्य पदार्थों से हम लोग जैसे हम कहें कि गेहूं से हम बात कर लेते हैं, इन सब खाद्य पदार्थों से मेरे भाई हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अच्छा बताओ, यही सब सारी चीजें तो हम लोग खाते हैं, और इन्हीं से ही तो हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा एक हमारा जो पोषक तत्व है मेरे भाई, वह दूसरा पोषक तत्व क्या होता है? इस चीज को समझिए। दूसरे पोषक तत्व की अगर मैं बात करूं, आपने नाम सुन रखा होगा प्रोटीन का। किसका नाम सुने हो मेरे भाई? आपने नाम सुना होगा प्रोटीन्स का। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन की प्राप्ति हम लोग कहाँ से करते हैं? हम सभी लोगों को, हमने आपको बताया कि खाद्य पदार्थों के रूप में इन सब चीजों को हम ग्रहण करते हैं। जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, बादाम, क्या क्या? मांस खाइए आप, मांस खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं, पनीर खाइए,
बादाम खाइए, सोयाबीन खाइए, सोयाबीन खाएं, दाल खाइए, इत्यादि खाद्य पदार्थों से बेटे हमें मिलता है प्रोटीन। अगले जो कुछ हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं बेटे, वह होते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा वसा का। किसका नाम सुने हैं भाई? वसा का नाम सुनेंगे, फैट का नाम सुनेंगे। तो फैट की अगर मैं बात करूं तो फैट हमें कहां से प्राप्त होता है? मक्खन से, दूध से, नारियल से, बादाम से, तेल से। मक्खन हो जाए, मक्खन, दूध, नारियल, नारियल तेल, मछली इत्यादि खाद्य पदार्थों से मेरे प्यारे बच्चे ये वसाओं की हम प्राप्ति करते हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन की, किसकी बात करूं मेरे भाई? हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन की प्राप्ति हम लोग कहां से करेंगे? ओके, चलो हम बात कर लेते हैं विटामिन की। बताना जरा हमें बच्चों कि विटामिन की प्राप्ति हम लोग कहां से करते हैं? क्या मेरे बच्चों को ये बात पता है सर विटामिन कहाँ से हम पाते हैं, विटामिन को कहाँ से हम ग्रहण करते हैं? जब आप विटामिन की बात करोगे ना मेरे भाई, विटामिन की प्राप्ति हम लोग हरी सब्जियों से करते हैं। कहाँ से करेंगे? हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स से करते हैं। हरी सब्जियों से हम इनकी प्राप्ति कर लेते हैं। हम करते हैं भाई पनीर से। किससे करेंगे? पनीर से करेंगे। हम करते हैं दूध से, दूध से भी हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। हम अंडे से करते हैं। हम किससे करेंगे बेटे? अंडे से करते हैं। और इसके साथ साथ में हम अनाज से भी इनकी प्राप्ति करते हैं। हम मांस से भी इनकी प्राप्ति करते हैं मेरे भाई। किससे करेंगे? अनाज से करेंगे, मांस के द्वारा भी हम इनकी प्राप्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। और एक पोषक पदार्थ हमारे बच रहे हैं, उस पोषक पदार्थ का क्या नाम हो सकता है? अगर मैं उस पोषक पदार्थ की बात करूं, वो होते हैं खनिज लवण। खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होगा भाई? खनिज लवण हमें जल से प्राप्त होते हैं, और इसके साथ साथ हमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, इनके द्वारा भी हमें प्राप्त होगा। किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चे? हम बात करते हैं खनिज लवण की। ये खनिज लवण भी हमारे शरीर में बहुत 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 आवश्यक होते हैं। अब ये जो खनिज लवण होते हैं, इनकी प्राप्ति हम कहाँ से करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इनकी प्राप्ति भी हम हरी सब्जी के द्वारा करते हैं। किससे करेंगे? हरी सब्जी के द्वारा करेंगे। इनकी प्राप्ति हम कहाँ से करेंगे मेरे बच्चे? दूध से करते हैं। इनकी प्राप्ति हम हरी सब्जी से करेंगे, दूध से करेंगे, फल से करते हैं। यानी कि ये भी हमारे शरीर के एक बृहद पोषक तत्व होते हैं। बृहद नहीं, ये पोषक तत्व होते हैं। बृहद पोषक तत्व हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसाएं हैं। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व में हमारा विटामिन आते हैं, खनिज लवण आते हैं, इसके साथ में हमारे जल भी आते हैं। उम्मीद करता हूं ये इतनी सी बात आप सब प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा जो पॉइंट है, हम बात करेंगे बच्चे किसकी? सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है। और हेडिंग मेरे साथ में आप बनाएंगे सजीव, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव अपने भोजन की प्राप्ति, सजीव अपने भोजन की प्राप्ति, सजीव अपने भोजन की प्राप्ति कैसे करते हैं। ये एक हेडिंग होगी कि सजीव अपने भोजन की प्राप्ति कैसे करते हैं। आपसे परीक्षा में एक सवाल भी पूछ सकता है कि जरा हमें बताएं मेरे भाई आप सभी लोग कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी लोग अपने भोजन की प्राप्ति किस माध्यम से, किस तरीके से करते हैं। किस माध्यम से या किस तरीके से करते हैं, हमें बताने का प्रयास करना आप सब बच्चे। अगर हम बात करें कि जितने भी सजीव होते हैं वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना भोजन निम्नलिखित, यानी कि अभी हम बताएंगे कौन से वह निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। सभी सजीव अपने भोजन की प्राप्ति अपने आवश्यकता अनुसार कई ढेर सारे स्रोतों से, कई ढेर सारे सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये नोट करेंगे कि सभी सजीव अपने भोजन की प्राप्ति, सभी सजीव
अपने भोजन की प्राप्ति, अपने भोजन की प्राप्ति, सभी सजीव अपने भोजन की प्राप्ति निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से कर सकते हैं। वह निम्न प्रकार क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जरा हमें बताने का प्रयास करना आप सभी लोग मेरे डियर स्टूडेंट, है ना। वह निम्न प्रकार क्या हो सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से करते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से नहीं करते। जैसे हम एक जीव का नाम लेते हैं जिस जीव को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे बेटे, उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वयंपोषी जीव। क्या बोलोगे, उसे कहते हो स्वयंपोषी। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चे, स्वयंपोषी जीव बोलते हो। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक या ट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म। ये जीव कैसे हैं भाई, ये इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जरा ध्यान से बातों को समझना मेरे प्यारे बच्चे, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, स्वयंपोषी जीव क्या है। स्वयंपोषी जीव हम उनको कहते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से कर सकते हैं, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं से कर पाते हों, उनको हम कहते हैं बेटे स्वयंपोषी जीव। उनको हम कहते हैं कि स्वपोषी जीव के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको किसी परीक्षा में लिखनी होगी भैया। जब आप कक्षा 10 में परीक्षा में सवाल लिखोगे, आपसे पूछ लिया जाए कि स्वपोषी जीव को परिभाषित करिए, स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ये परिभाषा बनेगी। जैसे अगर मैं परिभाषा की आपको बताऊं मेरे बच्चे, परिभाषा में क्या लिखोगे आप भाई, है ना, परिभाषा में क्या लिखोगे, लिखना ऐसे जीव, क्या लिखोगे मेरे भाई, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण, भोज्य पदार्थों का निर्माण, भोजन का निर्माण करने में, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे मेरे भाई, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये जो स्वपोषी जीव हैं, यह अपने भोजन का निर्माण और भी कैसे हम समझ सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी भाषा होगी कि भाई कोई भी बता सकता है कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से बनाए स्वपोषी कहलाता है। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा विज्ञान की और बेहतरीन भाषा में लिखोगे ना, तो आपका जो एग्जामिनर होगा खुश होकर के 1 नंबर 2 नंबर आपको बढ़ा करके ही देगा, अरे वाह हमारे बच्चे ने इतना प्यारा सा आंसर लिखा है ना। तो चलो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनना। हम इसमें इसकी अन्य परिभाषा के रूप में लिखेंगे, अर्थात हम इसे और भी कुछ कह सकते हैं, और कुछ क्या कहेंगे, ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से, इसको और मॉडिफाई कर दीजिएगा, ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से, यानी कि जिनमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से, पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थ का, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों से किसका निर्माण कर रहे हैं बेटे, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाएंगे, स्वपोषी ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म स्वपोषी जीव कहलाते हैं।
बिल्कुल, आपको उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें आप सब बच्चों को समझनी पड़ेंगी। इसमें और भी कुछ बेहतरीन चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। वो बेहतरीन चीज़ें क्या हो सकती हैं? जैसे और ये जो पादप होते हैं, पादप में इनका तो क्या हुआ? निर्माण हो गया ग्लूकोज का, और ये पादप भी इन भोज्य पदार्थों को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ऊर्जा लेंगे, और ऊर्जा लेने के बाद फिर से यह उसी प्रोसेस को अपनाते हैं। अब ये जो स्वपोषी जीव हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, यह स्वपोषी जीव कितने टाइप के हो सकते हैं, जरा समझना इस बात को। जरा सा आपको इस बात को समझना है, ध्यान से देखना। स्वपोषी जीव, क्या भैया? स्वपोषी जीव, ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म, स्वपोषी जीव मुख्य रूप से मुख्य रूप से मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के हुए मेरे भाई? दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी जीव कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। अब ये जो दो प्रकार हैं बच्चों, ये दो प्रकार कौन से होते हैं? पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम जानते हैं, प्रकाश स्वपोषण, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है पहला प्रकार? प्रकाश स्वपोषण। इसे कहोगे प्रकाश स्वपोषण, इसे कहते हैं प्रकाश स्वपोषण। इसे कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रकार हो गया। दूसरा है जिसे आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जानिए, क्योंकि इतना डिटेल में आपको जल्दी से कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो दूसरा है बेटा रसायन संश्लेषी, जिसे रसायन स्वपोषण, जिसे हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। रसायन संश्लेषण, रसायन स्वपोषण, रसायन स्वपोषण। इसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या मेरे बच्चों को इतनी सारी बातें समझ में आई? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये ढेर सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हमें पढ़ना क्या है? अब हमें ये पढ़ना है कि जो प्रकाश स्वपोषण है, जो रसायन स्वपोषण है, ये क्या होते हैं, ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कैसे जीव होते हैं, इनमें भोज्य पदार्थों का फॉर्मेशन, इनमें भोज्य पदार्थों का निर्माण किस तरीके से, किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चे, आप सब लोग मेरे साथ में पहली हेडिंग बनाना, प्रकाश स्वपोषण। क्या हेडिंग बनेगी मेरे भाई? पहली हेडिंग बनाएंगे आप मेरे साथ में, प्रकाश स्वपोषण। ओके, पहली हेडिंग बनाएंगे प्रकाश स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण, इसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें मेरे बच्चे, तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ जो चेतना है, उस चेतना में कोई ना कोई बात जरूर आनी चाहिए मेरे भाई। कोई ना कोई बात आप सबके अंदर जरूर आनी चाहिए। कौन सी बात आनी चाहिए मेरे भाई? कौन सी बात आएगी, इसको भी तो हमें आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझना पड़ेगा मेरे बच्चे। हमने कहा कि ये है प्रकाश संश्लेषण, इसका मतलब इन जीवों में,
ये ऐसे जीव हैं जिनमें भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं से होगा, लेकिन कैसे होगा? वह होगा प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। कैसे होगा बेटे? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से होता है, होगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं, आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। जैसे आपको एक फिगर में आपको दिखा रहा हूं, एक फिगर में आपको दिखाऊं मेरे बच्चों, ये फिगर में आपको क्या समझना है? इस फिगर में आपको क्या समझना है? ध्यान से बहुत अच्छे से चीजों को समझोगे ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा भी, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आपको आएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है बेटे? ये एक प्लांट है, ये एक पौधा है। इस पौधे में ये हरा प्लांट है, ग्रीन प्लांट है ना। अब इस पौधे को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जो हिस्सा इधर से दिखाई दे रहा है, ये भगवान जी हैं। कौन से भगवान है भैया? सूर्य भगवान है। कौन से भगवान है? सूर्य भगवान है। ये सूर्य भगवान क्या कर देंगे? ये हमें ऊर्जा देते हैं। यह हमें कैसी ऊर्जा देंगे भाई? ये हमें सौर ऊर्जा देते हैं, यानी कि सौर विकिरण देंगे। ये हमको क्या देंगे भैया? सौर ऊर्जा देते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं विकिरण। इन्हीं को आप लोग क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चे? इन्हीं को हम विकिरण भी कहते हैं, ठीक है। अब सूर्य भगवान ने हमें ऊर्जा दिया, यानी कि क्या दिया? लाइट दिया। लाइट का मतलब यह एक प्रकार की एनर्जी है, इस एनर्जी को इन्होंने दिया। और ये जो एनर्जी है ये आई पादप में। पादप में पाया क्या जाता? पादप में पाए जाते हैं हरे वाले भाग, और हरे वाले इस वाले भाग में बच्चों, इस वाले भाग में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, पर्णहरित। क्या पाए जाएंगे भाई? पर्णहरित पाया जाता है। क्या है? पर्णहरित है, इसे कहते हैं क्लोरोफिल। इसे आपने क्या नाम दिया बच्चे? क्लोरोफिल नाम दे दिया। बिल्कुल बात सही है। अब ये जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं क्या? इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब इस प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें जाएंगी? इस प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक जो पाई जा रही है, इसमें पर्णहरित पाया जा रहा है, उपस्थित है। तब सूर्य से विकिरण मिली, ऊर्जा मिली, और इसके साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसी क्लोरोफिल में, यानी कि पौधे के हरे वाले भाग में, यानी कि मुख्य रूप से हम बात करते हैं बेटे किसकी? हम बात करते हैं हरे वाले भाग, यानी कि पत्ती की, लीफ की। इस पत्ती में जाएगा, यह शोषण करती है, इसमें जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इधर देखना, आपको दो चीज दिखाई, एक चीज दिखाई दे रही है, ये है पौधे का कोई जड़, और इस जड़ में, इस जड़ के द्वारा यह पौधा पानी का अवशोषण करेगा, पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा। अब यहां से पानी गया, क्या गया भाई? पानी, यानी कि H2O गया, एक चीज। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा लाइट यानी प्रकाशिक ऊर्जा, तीन चीज। और इसके पास अपना पर्णहरित यानी क्लोरोफिल तो है ही है। बिल्कुल, बस बातें समाप्त हो गई। बस बातें यही तो समाप्त हो गई। यही तो समझना था हमें आपको, यही हमें आपको समझना था। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं मेरे बच्चे, ये जो हरे पौधे हैं, ये जो हरे पौधे हैं, यही हरे पौधे में यही इतना सा आपने समझ लिया, इसका मतलब आपने प्रकाश स्वपोषण समझ लिया आसानी से। प्रकाश स्वपोषण आपने आसानी से समझ लिया। तब हमें करना क्या होगा? ये जो प्रकाश संश्लेषण शब्द है, इसको वॉर्न्स महोदय 1898 ईस्वी में दिया था। सबसे पहले इसमें नोट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले वार्न्स, अंग्रेजी में इनका BARNS है ना। हिंदी में वार्न्स, अंग्रेजी में बॉर्न्स कहते हैं। और 1898 में, कब बेटे? 1898 में, 1898 ईस्वी में प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉर्न्स 1898 में किए थे।
ने किया, ईस्वी में ने किया था, है ना, ऐसे लिखेंगे तब शब्द ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ईस्वी में ने किया था। किसने किया था? बॉर्न्स ने। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर और क्या लिखोगे, अपने मन से लिखना, सोच सोच के लिखो क्या लिखना चाहिए था। हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे भाई? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की नीड है, किन किन चीजों की आवश्यकता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश, पहला क्या चीज चाहिए भाई? प्रकाश चाहिए होगा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी। और पौधे का हरा भाग, इसमें हम पर्णहरित की भी आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन चीजों की नीड होगी, इन चीजों की आवश्यकता होती है। और इनका स्थिरीकरण करके, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, और इनका स्थिरीकरण करके इसका पर्णहरित के साथ साथ और क्या, एक चीज आप नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, H2O यानी कि जल, जल का स्थिरीकरण करके पौधे के हरे भाग में H2O का स्थिरीकरण करके, यानी कि रोक कर, स्थिरीकरण करके, स्थिरीकरण करके क्या किया जाएगा? पौधे का स्थिरीकरण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? यह हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई। बात समझ में आई कुछ के नहीं? अब यहां पर एक चीज और आपको समझना चाहिए था। एक चीज और क्या समझना है बच्चे? एक चीज और ये समझनी है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। इसकी क्या है बेटे? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर नोट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण को एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण को, प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? कैसे हम प्रकाशिक अपक्रिया को हम कैसे, रासायनिक अपक्रिया हम किस तरीके से समझ सकते हैं? जैसे हमने आपको बताया मेरे भाई, क्या चाहिए होगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पहला पॉइंट हमें क्या चाहिए बेटे? हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कितने अणु चाहिए? 6 CO2 के अणु चाहिए होंगे। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी है मेरे बच्चे? इनके 6 अणु हो गए। कितने अणु है भाई? 6 अणु हो गया। अब मैं बात करूं किसकी? जल के अणुओं की भी आवश्यकता होगी। जल के अणु कितने चाहिए होंगे? ध्यान से देख के बताना, इसमें हमें कितने अणु की नीड होगी, कितने अणुओं की नीड होगी, है ना, कितने अणुओं की नीड होगी? तब इसमें हमें 6 अणुओं की नीड होती है। किसकी बेटे? 6 H2O की नीड होगी। 6 अणु। इसमें कितने हैं भाई? इसमें 6 अणु हैं।
इसमें कितने अणु हो गए, इसमें कितने पार्टिकल हो गए। बच्चों एक बार बताना, क्या आप सबको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? अगर सारी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है ना बेटे, बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। इसमें बेटे 6 अणु नहीं होगा, इसमें 12 अणु होंगे, किसके? जल के, है ना। सॉरी गलती है, माफ करना, इसमें 12 अणु होंगे, 12 H2O होगा। अब देखना, इसमें 12 अणु किसने हैं, किसके हैं भाई? 12 अणु है जल के। अब यहां पर देखना, ये सब जाता कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? ये सब जाएगा पौधे के हरे वाले भाग में, यानी कि ये जाएगा पर्णहरित में, क्लोरोफिल में। कहा जाएगा? पर्णहरित में, पर्णहरित में जाएगा। और इसे क्या मिलेगा बेटे? और इसको मिलना चाहिए प्रकाश। क्या मिलेगा बेटे? प्रकाश मिलेगा। जब प्रकाश इसको मिलेगा तब ये जो रासायनिक अपक्रिया बनेगी, इस रासायनिक अपक्रिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? तब इसमें क्या मिलेंगे भाई? इसमें H2O मिलेगा, इसमें ग्लूकोज मिलेगा C6H12 और O6। ये क्या है भाई? शर्करा है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के कितने अणु हैं? ग्लूकोज का एक अणु मिलेगा। कितने अणु मिलेंगे? एक अणु मिलेंगे। अब इसमें और क्या मिलेगा मेरे भाई? इसमें और एक चीज मिलेगी 6O2, यानी कि ऑक्सीजन के भी अणु मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के भी अणु मिलेंगे। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन के अणु हैं, इस ऑक्सीजन के कितने अणु हैं मेरे प्यारे बच्चे? 6 अणु है, 6 एटम है। अब फिर इसमें और क्या मिलेगा? 6H2O भी मिलते हैं। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे? 6H2O भी मिलेगा, यानी कि 6 जल के अणुओं की प्राप्ति होती है। अब ये जो कंप्लीट रूप से आपको ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा बच्चे, इसी प्रोसेस को हम कंप्लीट रूप से कहते हैं, रासायनिक रूप से हम इसे प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानोगे मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण के नाम से इसे आप जानते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों को इतनी सी बात समझ में आ गई? बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, है ना। आगे आ जाओ, आगे हम बात करते हैं, एक हेडिंग बनाएंगे। एक हेडिंग हमारी होगी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होती है, कैसे आपसे आप परीक्षा में लिखोगे, आप कैसे परीक्षा में लिखोगे। देख मेरे साथ में हेडिंग बनाना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि हमें लिखना पड़ेगा परीक्षा में, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है भाई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। यदि मेरे प्यारे बच्चे यही आप हाई स्कूल और इंटर में आप बेहतरीन पढ़ लेते हैं, आप कक्षा 10, 9, 10, 11, 12 में आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैं कहता हूं दुनिया में आप कभी भी असफल नहीं रहोगे, दुनिया में आप कहीं भी रहेंगे आप परेशान नहीं रहेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के समय कई ढेर सारी घटनाएं होती हैं, ऐसे हमें परीक्षा में लिखना होगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कई ढेर सारी घटनाएं होती हैं, वे घटनाएं कौन सी होंगी? इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में, के प्रक्रम में, प्रक्रम में कई घटनाएं होती हैं, कई घटनाएं होती हैं, है ना, कई ढेर सारी घटनाएं होती हैं जो निम्न हैं, होती हैं जो निम्न हैं। निम्न कौन है? निम्न का मतलब जो निम्न नीचे हैं वह कौन कौन से हैं बच्चे? पहली जो घटना होती है उस घटना का नाम, उसे हम क्या कहेंगे? पत्तियों के अंदर पाए जाने वाला हरित लवक सूर्य के प्रकाश विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। यानी कि पत्ती के अंदर पाए जाने वाला जो क्या पाया जा रहा है, जो पत्ती के अंदर पाया जाने वाला, पत्ती के अंदर पाया जाने वाला, पत्ती के अंदर
पाया जाने वाला पर्णहरित पत्ती के अंदर पाया जाने वाला पर्णहरित क्या काम करेगा भाई? पाया जाने वाला पर्णहरित सूर्य के विकिरण को यानी सूर्य की ऊर्जा को कहें चाहे विकिरण को कहें, सूर्य के विकिरण को, या इसे ही हम ऊर्जा भी कहते हैं बच्चों, विकिरण या ऊर्जा को अवशोषित करता है। ऊर्जा को क्या किया इसने? अवशोषित करना है, अवशोषित करता है, पहला काम है। किसमें पहला काम है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है इसमें पहला वर्क है, इसमें पहला काम है। दूसरा होगा विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होगा। जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटना होता है। विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा का किसमें बेटे? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तथा जल के अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटते हैं। किस में टूट रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? जल में टूटेंगे और हाइड्रोजन में टूटेंगे और ऑक्सीजन में टूटते हैं। मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। दूसरा प्रोसेस, और जो हमारा थर्ड प्रोसेस है, तीसरा पॉइंट है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होना। क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज के अणु का निर्मित होना, ग्लूकोज के अणु का निर्मित होना। ग्लूकोज के अणुओं का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को इतने पॉइंट्स आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर समाप्त करेंगे और बची हुई बातों को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में। मेरे प्यारे बच्चे इस क्लास को अधिकतम लोगों को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब हम लेंगे इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें।